हेलो एवरीवन। यदि आपका भी सिपाही बिहार मध्य निषेध का आपका एग्जाम है और आप ढूंढ रहे हैं एक प्रॉपर मॉक, तो मैंने इस मॉक को बनाया है जिसमें आपको कंप्लीट 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और सारे क्वेश्चन सेक्शन वाइज बांट दिया गया है। और इसको जो नया सिलेबस बिहार मध्य निषेध सिपाही जारी किया है, जो ऑफिशियल सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग इस सिलेबस को डिजाइन किया गया है। तो देख चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं, खुद आपको अंदाजा लग जाएगा। चलिए तो दोस्तों देखते हैं, ये हिंदी का सेक्शन है। क्वेश्चन है दोस्तों, दशानन शब्द किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ये योग रूट श्रेणी के अंतर्गत आता है। देखिए इसका एक्सपांशन देखते हैं। तो जो शब्द दो शब्दों के मेल से बनते हैं परंतु विशेष अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें योग रूढ़ कहते हैं। जैसे दशानन, 10 जोड़ आनंद, अर्थ विशेष रूप से रावण के लिए रूढ़ हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो ये ईर्ष्या, तत्सम, ये आपका उत्तर हो जाएगा, सॉरी, कंधा। ये कंधा जो है आपका तत्सम शब्द नहीं है। कंधा एक तद्भव शब्द है जिसका संस्कृत शुद्ध संस्कृत और तत्सम रूप स्कंद होता है। अन्य सभी शब्द स्कंद, कपोत और ईर्ष्या मूल रूप से तत्सम श्रेणी के हैं। ठीक है, तो ये जो है तत्सम श्रेणी के शब्द हैं और कंधा जो है तत्सम श्रेणी का नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन है आपका 3 नंबर, स्वर संधि के मुख्य रूप से कितने उपभेद होते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। स्वर संधि के मुख्यतः 5 उपभेद होते हैं। एक दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और आयादी संधि। ठीक है, इसको याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, जो सब जानता हो इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द क्या है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो उसको सर्वज्ञ कहा जाता है। ठीक है, जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। कम जानने वाले को अल्पज्ञ और कुछ न जानने वाले को अज्ञ कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों आगे। नयन शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ने जोड़ अन। नयन का संधि विच्छेद होगा ने जोड़ अन। ठीक है, और आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा शब्द पूरी तरह शुद्ध है? ठीक है, तो ये सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कवित्री। व्याकरण की दृष्टि से कवित्री का, कवि का स्त्रीलिंग कवित्री होता है। ठीक है, कवि का स्त्रीलिंग रूप कवित्री होता है। यह वर्तनी शुद्ध परीक्षाओं में अत्यधिक पूछे जाने वाला प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों। कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महेंद्र। ठीक है, महेंद्र देवराज इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, ये इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। बाकी दिनेश, दिवाकर और भास्कर ये सभी सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन कर रहे हैं अनुराग शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुराग का विराग। ठीक है, प्रेम, राग और द्वेष यानी कि ईर्ष्या का हो जाता है। ठीक है, तो अनुराग का अर्थ प्रेम, गहरा लगाव होता है। ठीक है, जिसका विपरीतार्थक शब्द विराग होगा, उदासीनता, विरक्ति। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ऊँट के मुंह में जूरिया लोकोक्तिय है, इसका सही अर्थ क्या होगा? तो क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा किसी बड़े काम के लिए तुच्छ पड़े, बहुत कम मात्रा में कोई वस्तु को मिलना। ठीक है, तो ये इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ए, बहुत कम मात्रा में कोई वस्तु मिलना में फिट बैठता है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आगे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है हिंदी व्याकरण में कारक के कुल कितने भेद स्वीकार किए गए हैं? हिंदी व्याकरण में कारक के कुल कितने भेद स्वीकार किए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 8। हिंदी व्याकरण में कुल 8 कारकों की व्यवस्था है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान,
संबंध, अधिकरण और संबोधन का। इंग्लिश लैंग्वेज देख लेते हैं दोस्तों, इंग्लिश सेक्शन में आ गए, ठीक है। और चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, ही हैज बीन लिविंग इन पटना 2015। तो ऐसे क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। सीन्स बढ़ाएगा और बढ़ाएगा, ये तो होगा नहीं, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, ठीक है। ये आपका टेंस से क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखेंगे सीन्स होगा। देखिए, फॉर स्पेसिफिक पॉइंट इन द टाइम ईयर 2015 प्रीपोजिशन सिंस ग्रामेटिकली करेक्ट और रिप्रेजेंट ड्यूरेशन, ठीक है, जैसे 5 इयर्स, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है पैसिव वॉइस इसका बनाना है, द टीचर टीचर इंग्लिश। तो द क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा आपका इंग्लिश इज टॉट बाय द टीचर, ठीक है। तो इसका पैसिव फॉर्म दोस्तों बता देते हैं आपको। पैसिव फॉर्म ये होता है कि पैसिव फॉर्म में इज एम आर और V3 बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इज एम आर सब्जेक्ट आ जाएगा पहले, उसके बाद इज एम आर आएगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है पैसिव में, याद रखेंगे हर क्वेश्चन में, ठीक है। चूज द सिनोनिम्स ऑफ अबैंडन। अबैंडन का मतलब होता है मना कर देना, ठीक है, मना कर देना। तो ये हो जाएगा फॉरसेक। अबैंडन मतलब लीव परमानेंटली, ठीक है। फॉरसेक शेयर द मीनिंग, रिटेन डायरेक्ट एंटोनिम हो जाएगा। तो इसका सिनोनिम अबैंडन का हो जाएगा आपका क्या, फॉरसेक, ठीक है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, इफ इट रेन वी कैंसल द स्पेस कैंसल द मैच, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, इफ इट रेन वी विल, ठीक है। ध्यान रखेंगे जहां भी इफ आएगा ज्यादातर में विल का प्रयोग होता है, ठीक है। तो देखिए, इन फर्स्ट कंडीशन व्हेन द इफ क्लॉज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस द रिजल्टेंट क्लॉज टेक्स सिंपल फ्यूचर टेंस विल, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं आगे दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है फिल इन द ब्लैंक सुटेबल आर्टिकल से भरना है। कॉपर इज यूजफुल मेटर, कॉपर इज स्पेस यूजफुल मेटर। तो इसमें क्या भराएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, कॉपर इज ऑफ, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं आगे दोस्तों। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड मतलब जो सही लिखा गया है उसको आपको क्या करना है, चूज करना है। कमिटी ये गलत लिखा हुआ है, कमिटी ये भी गलत लिखा हुआ है, और कमिटी ये भी है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा, कमिटी इस प्रकार लिखाता है COMMI ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है आपका करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच सी सेड आई एम राइटिंग ए लेटर। इसमें से इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या सही होगा उसको चूज करना है, ठीक है। सी सेड तो होगा ही, सी सेड दैट, सी वाज, यहाँ पे आई है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। सी का क्या हो जाएगा, हर, सी का सी हो जाएगा, ठीक है। सी इज दैट, सी वाज, इज का एम के जगह वाज हो जाता है, तो वाज राइटिंग अ लेटर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, सी सेड दैट सी वाज राइटिंग अ लेटर, ठीक है। अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं 8। सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द वर्ड्स एम्बिगस, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा क्लियर। एम्बिगस मतलब धुंधला, तो ये साफ हो जाएगा, ठीक है, साफ सुथरा, क्लीन। अब चलिए, एम्बिगस मतलब भद्दा भी होता है, तो क्लीन हो जाएगा मतलब साफ सुथरा हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपका व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इडियम्स टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, दैट मीन्स हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, टू चेंज वंस बिहेवियर फॉर द बेटर, टू चेंज वंस बिहेवियर फॉर द बेटर। इसका सही मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से नाइदर ऑफ द टू प्लान्स अप्रूव्ड
नाइदर के साथ याद रखेंगे दोस्तों हमेशा वो आ जाएगा, ठीक है। नाइदर ऑफ द टू प्लान्स वाज अप्रूव्ड, ठीक है। प्लान्स, सॉरी प्लान्स, नाइदर ऑफ द टू प्लान्स अप्रूव्ड, याद रखेंगे, ठीक है। वाज बनाएगा। और अभी यहाँ पे क्वेश्चन है मैथ का दोस्तों, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर 5x प्लस 0, एक्स के मूल्य क्या होंगे देख लीजिएगा। एक चीज बता देते हैं जी, यहाँ माइनस हो ना तो हमेशा पॉजिटिव लिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा 2 3। तो इसके निकालने का तरीका है, अगर इसको जोड़ने पे 5 आ जाए और गुना करने पे 6 हो जाए तो 3x, तो इसको सही ऐसे बनाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। देखिए ये जोड़िएगा तो 5 आ जाएगा और गुना करिएगा दोनों को तो 6 आ जाएगा। अब x कॉमन लेते हैं तो x प्लस 2 x माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे आप x कॉमन लेते हैं, 3 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। x प्लस 2 तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस है ना, और यहाँ पे भी माइनस से होगा, -3 यहाँ पे x -3 हो जाएगा, ठीक है। इसका x का मान 0 करेंगे सबके बराबर तो x2 और 3 हो जाएगा। इसका सही आंसर x2 हो ए हो जाएगा 2 और 3, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, एक साइकिल 1200 में खरीदता है और 1500 में बेचता है, लाभ परसेंट क्या होगा। दोस्तों 1200 में खरीद के 1500 में बेचता है तो लाभ कितना हो रहा है 300 का, और कितना का है तो 1200 का, परसेंटेज निकाल देंगे, ठीक है। ये 4 ये 25%, इसका सही आंसर हो जाएगा 25%, ठीक है दोस्तों। अब चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 10,000 पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगा। तो देखिए कोई वस्तु 10 से 11 हो, 10% का मतलब क्या हो जाएगा 10/100 यानी कि 1/10। 10 रुपये मूलधन पर 1 रुपया ब्याज है और 2 वर्ष का है तो 10 पे 11 पहले साल और 10 पे 11 दूसरे साल, तो ये 100 हो जाएगा और ये 121 हो जाएगा। तो ब्याज कितना मिल रहा है दोस्तों 21। तो यही तो कह रहा है कि 21% का मान कितना होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे 10,000 100 इंटू 121 हो गया, काट देंगे, ठीक है। ये टोटल माना जाएगा दोस्तों 2100 रुपये, ठीक है, 2100, ठीक है। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है और कुल अनुपात 36 है, तो बी की आयु पता है, योग उनकी 36 है। देखिए मान लेते हैं कि ए की आयु 4x है और बी ए 4x और बी 5x है, योग पूछ रहा है तो 5 4 9x हो जाएगा। यही दिया है 36 तो x का मान 4, बी की आयु कितना माने है 5 है तो x की जगह पर 5 4 है 5x, तो x की जगह पर 4 रखेंगे, ये आपका 20 आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि किसी गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये सब मेंसुरेशन के क्वेश्चन है और आपको फॉर्मूला याद होगा तभी ये बनेगा, नहीं होगा तो नहीं बनेगा। देखिए अगर कोई भी चीज हो, व्यास अगर 14 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 7, ठीक है। तो अब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4πr², ठीक है। गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr² होता है। अब यहाँ पे निकाल देते हैं 22/7, त्रिज्या यहाँ पे कितना है 7, 7 इंटू 7, एक साथ से एक साथ चला जाएगा, 22 चौका 88 इंटू 7, ठीक है। 8 7 56, 8 7 56 6 हाथ में 5, 8 7 56 6 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो याद रखेंगे इसको, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे देखेंगे 24 36 और 60 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, एचसीएफ निकालना है। तो देखिए जब भी एचसीएफ निकालने के लिए है तो बड़ा वाला लेटर लेंगे 60, ठीक है। 12 इंटू क्या होगा 5, इसमें देखेंगे कि 12 से कटने वाला कौन कौन संख्या है, तो ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका एलसीएम हो जाएगा दोस्तों 12, ठीक है।
तो अब देखते हैं दोस्तों, अब ये क्वेश्चन कह रहा है आपका 27 नंबर, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, टेलीग्राफ खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। देखिए इसमें एक कॉन्सेप्ट है, अगर ट्रेन खंभे को पार करे ना तो वो खुद की लंबाई पार करती है, और अगर पुल को पार करे तो खुद की लंबाई या प्लस पुल की लंबाई ऐड हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ठीक है, 150 मीटर रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रही है। 54 इंटू इसको मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से गुना करेंगे, ये 15, ये कट के कितना हो जाएगा 10। इसका सही आंसर हो जाएगा 10 मीटर 10 सेकेंड। ठीक है, देखिए अब एक और कंफ्यूजन आपका दूर कर देते हैं। क्वेश्चन आता है कि किलोमीटर और मीटर, अगर बड़ा किलोमीटर बनाना हो तो बड़ा वाला से गुना कर देंगे, ये 18 से कर देंगे, और मीटर में बनाना हो तो छोटा वाला से गुना कर देंगे। ठीक है, 5 छोटा है 18 से, और किलोमीटर खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। tan 45 और √60 का मान, tan 45 प्लस √60 का मान क्या होगा। तो देखिए ये जब तक आपको इसका वैल्यू याद नहीं रहेगा ये आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो देखिए tan 45 का मान 1 होता है, और √60 का मान cos 60 का मान 1/2 होता है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, tan 45 का मान 1 और cos 60 का मान 1/2, 1/2 डेट मीन्स 0। ठीक है, आधा। ठीक है, तो इसको आधा जोड़ेंगे ये कितना हो जाएगा 1.5, इसका सही आंसर 1.5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों, कह रहा है निष्पक्ष पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की क्या प्रक्रिया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1/2। ठीक है, अब चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, देखिए 5 संख्याओं का माध्य 20 है, एक संख्या हटाने पर नया माध्य 18 हो जाता है, तो हटाई गई संख्या ज्ञात करें। देखिए 5 संख्याओं का माध्य 18 है 20 है, तो 5 × 20 100 हो जाएगा। अब एक संख्या हटा दिया जाए तो बचा संख्या कितना हुआ 4 हुआ ना, तो उसका माध्य कितना हो जाता है 18, 18 × 4 72। तो कह रहा है हटाई गई संख्या क्या है, तो 100 में से घटा देंगे तो ये आपका 28 आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं दूसरा हिस्ट्री जीके जीएस का क्वेश्चन देख लेते हैं। हिस्ट्री सेक्शन से स्टार्ट होता है। फ्रेंच की ऐतिहासिक क्रांति किस वर्ष शुरू हुई थी। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, फ्रेंच की ऐतिहासिक क्रांति 1789 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है दोस्तों, 14 जुलाई 1789 को बैस्टिल के किले के पतन के साथ शुरू हुई है। विश्व स्वतंत्रता और समानता और बंधुत्व के विचार की नींव रखा था। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है रूस की बोलेस्विक क्रांति के मुख्य सूत्रधार और नेता कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्लादिमीर लेनिन। रूस की बोलेस्विक क्रांति के मुख्य सूत्रधार और नेता थे। 1917 में बोलेस्विक क्रांति का सफल नेतृत्व व्लादिमीर लेनिन ने किया था। इसके परिणाम स्वरूप सोवियत संघ यूएसएसआर की स्थापना हुआ था। ठीक है दोस्तों, अभी तो अलग हो चुका है। क्वेश्चन है 1857 के महान भारतीय विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। याद रखेंगे, ये सब क्वेश्चन पूछेगा। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे। विद्रोह के बाद ब्रिटिश क्राउन ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को लेकर कैनिंग को पहला वायसराय बनाया था। ठीक है दोस्तों, वायसराय बनाया था। क्वेश्चन है दोस्तों, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसके लिए एक जांच कमेटी गठन किया गया था जिसका हंटर कमेटी नाम रखा गया था, और उसमें महात्मा गांधी को भी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, और एक बात याद रखेंगे, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी अपना केसरी का उपाधि लौटा दिए थे, और रविन्द्रनाथ टैगोर ये अपना नाइटहुड का उपाधि लौटा दिए थे। ठीक है, अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सैन फ्रांसिस्को में प्रसिद्ध गद्दार पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था।
तो ये लाला हरदयाल थे। 1913 ईस्वी में किया गया था। ठीक है दोस्तों, लाला हरदयाल थे और सोहन सिंह भाखना के नेतृत्व में गदर पार्टी का गठन हुआ था। ठीक था। इसका उद्देश्य दोस्तों भारतीय शासन को सशस्त्र क्रांति के द्वारा उखाड़ फेंकना था। ठीक है, भारत में ब्रिटिश शासन को, याद रखिएगा, भारत में ब्रिटिश शासन को सशस्त्र क्रांति के द्वारा उखाड़ फेंकना था। 1913 में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना के नेतृत्व में। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध दोस्तों 1764 में लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हेक्टर मोनिरो के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना और बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब और मुगल सम्राट की संयुक्त सेना लड़ी थी। तीनों सेनाएं हार गई थी और उस समय बक्सर का युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई थी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आता है महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद भारत का सफल सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? तो ये चंपारण में 1917 में हुआ था। ठीक है, और किसके कहने पे ये हुआ था? राजकुमार शुक्ल के कहने पे इनको बुलाया गया था। ठीक है, 1917 में बिहार के चंपारण में तिलकठिया पद्धति के सफल सत्याग्रह संचालित किया था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यंग इटली नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने किया था? तो ये जोसेफ मेजनी ने किया था। ठीक है दोस्तों, इटली के राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रणेता जोसेफ मेजनी ने 1831 में मार्सिले में यंग इटली संगठन की स्थापना किया था ताकि इतालवी युवाओं को स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया जा सके। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। क्वेश्चन कह रहा है, देख लेते हैं ज्योग्राफी से। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो ये 7वां है। ठीक है दोस्तों, भारत विश्व में 7वां स्थान पे है क्षेत्रफल की दृष्टि से। रूस प्रथम और कनाडा द्वितीय स्थान पे है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 राज्यों से। ठीक है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, इसका याद रखेंगे, एक सूत्र आता है मित्र पर गमछा झाड़। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी प्रणाली कौन सी है? लंबी नदी प्रणाली। ठीक है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी प्रणाली कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी लगभग 1465 किमी की लंबाई के साथ भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन देखते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा असम में स्थित है दोस्तों। यहाँ पे एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम के ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित है। यहाँ एक सींग वाले गेंडे के संरक्षण के लिए यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन देखते हैं। अधिकांश भागों में ग्रीष्म ऋतु की वर्षा मुख्यतः किस मानसून के कारण होती है? तो ये आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। भारत की कुल वर्षा का लगभग 80% हिस्सा दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है और जून सितंबर में होती है वर्षा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 44 नंबर, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो ये फेमस क्वेश्चन है, उसी को बिहार का शोक कहा जाता है। और पश्चिम बंगाल का शोक किसको कहा जाता है दोस्तों? दामोदर नदी को, याद कर लेंगे। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली मुख्य नदियां कौन सी हैं? तो ये दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण और ये बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व सुंदरबन डेल्टा बनाती है, जो विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। खनिज संसाधनों की प्रचुरता छोटा नागपुर का पठार मुख्यतः किस राज्य में स्थित है? और छोटा नागपुर का पठार दोस्तों आपका झारखंड में स्थित है। ये चीज याद रखेंगे। यहाँ खनिज संसाधन कोयला, लोहा, तांबा प्रचुर मात्रा के कारण छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर कहा जाता है। इसका मुख्य विस्तार झारखंड में है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे देखते हैं। पॉलिटी से है दोस्तों, पॉलिटी से देखते हैं। पॉलिटी भारत के किस संविधान के भाग को भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? ठीक है,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना को, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को दोस्तों इसकी लोकतंत्र की भावना के कारण संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए वर्तमान कुल कितने मौलिक अधिकार है? तो मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को 42वें संशोधन के द्वारा 44वें संशोधन 1978 में हटा दिया गया था। ठीक है, 44वें संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा लिया गया, अतः अभी 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का अंत घोषित किया गया है? तो ये अनुच्छेद 17 पर खतरा, याद रखिएगा, छुआछूत, तो अस्पृश्यता छुआछूत की घोषणा करता है और इसे कानूनी अपराध घोषित करता है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आगे। क्वेश्चन कह रहा है भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हुए सौंप सकता है? तो ये उपराष्ट्रपति को। ठीक है दोस्तों, संविधान 56 के एक अनुसार भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है, और यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष किसको दे सकता है? तो उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष को अपना इस्तीफा देगा लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, क्वेश्चन है दोस्तों भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ सर्वप्रथम किस राज्य में किया गया? तो ये दोस्तों सर्वप्रथम राजस्थान में किया गया था। 2 अक्टूबर 1959 को प्रधानमंत्री नेहरू ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर राजस्थान के नागौर जिला में पंचायती राज व्यवस्था का ऐतिहासिक शुभारंभ किया था। ठीक है दोस्तों, 1959 में। लोकसभा का सदस्य, क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? दोस्तों 25 वर्ष लोकसभा के लिए, इस बात को याद रखेंगे। और मुखिया के लिए 21 वर्ष, ग्राम पंचायत में मुखिया बनने के लिए 21 वर्ष की आयु आपको होनी चाहिए। ठीक है, और राज्यसभा के लिए न्यूनतम 30 वर्ष रखा गया। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस बात को याद रखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 324, भारत के अनुच्छेद 324 बी के अंतर्गत मुख्य चुनाव की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष और समाजवादी किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो ये 42वां संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 1976 में। 44वां संशोधन कब हुआ था? 1978 में, जिसमें बताया गया था कि संपत्ति के अधिकार को हटा के उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया था। ठीक है, चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों भारत में राष्ट्रीय आय का वैज्ञानिक आकलन करने का प्रथम प्रयास किसने किया था? तो ये थे अपने डॉक्टर वी.के.आर.वी. राव ने। ठीक है, 1931-32 में डॉक्टर वी.के.आर.वी. राव ने पहली बार राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक और सांख्यिकी रूप से सटीक आकलन प्रस्तुत किया था। ठीक है दोस्तों, नीति आयोग का गठन किस तिथि को हुआ था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया था। ठीक है, और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? तो ये आपके देश के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, 65 वर्ष पुराने योजना आयोग को समाप्त कर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, अब चलिए देखते हैं हरित क्रांति को सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव किस फसल पे पड़ा? ठीक है, हरित क्रांति का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव किस फसल पे पड़ा? तो ये सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गेहूं पे। ठीक है, MS स्वामीनाथन के नेतृत्व में उन्नत बीज, रासायनिक खाद और आधुनिक तकनीक सिंचाई का प्रयोग से गेहूं के उत्पादन में ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की गई थी दोस्तों। ठीक है, भारत में मौद्रिक नीति का नियम करने वाला केंद्रीय बैंक कौन सा है? ये आपका हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में देश के केंद्रीय बैंक और मौद्रिक नीति का नियमन करता है और देश की मुद्रा जारी करता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 59 है कौन सा कर प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है? तो ये आपका आयकर, इनकम टैक्स जो है प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है।
प्रत्यक्ष कर सीधे व्यक्ति से वसूला जाता है, जिस पर लगाया जाता है आयकर निगम कर। इस उदाहरण में जीएसटी और सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर, इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन है 60, बिहार में जीविका परियोजना का मुख्य वित्तीय सहयोगी वैश्विक संस्थान कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, बिहार में ग्रामीण निर्धनता के सशक्तिकरण के लिए संचालित जीविका परियोजना को विश्व बैंक द्वारा वित्तीय और तकनीकी सहयोग प्रदान किया गया है। ठीक है, ये जो जीविका चलता है दोस्तों, उसको विश्व बैंक फंडिंग करता है, इसका ध्यान रखेंगे। इसका मुख्यालय कहाँ है आईएमएफ का? तो इसको याद रखेंगे, अमेरिका में है, वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, चलिए दोस्तों, क्वेश्चन है दोस्तों, भौतिकी में कार्य की एसआई मात्रा क्या होती है? तो कार्य का एसआई मात्रक आपका जूल होता है, इसको याद रखेंगे। पास्कल दाब का मात्रक होता है, वाट ऊर्जा का मात्रक होता है, न्यूटन बल का मात्रक होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। और है न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है? तो गति का प्रथम नियम जड़त्व के नियम के अनुसार होता है। ठीक है, और गति के तृतीय नियम से बल का सूत्र प्राप्त होता है, F बराबर ma। ठीक है, क्वेश्चन है दोस्तों, सामान्य स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, याद रखेंगे 25 सेंटीमीटर होता है। क्वेश्चन आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, किसी बंद परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो ये आपका एमीमीटर का। ठीक है, वोल्ट मीटर से क्या नापते हैं? तो वोल्टता नापते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन कह रहे हैं, वायु में संचारित होने वाली ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? तो ये आपका अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दोस्तों आगे। क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के समांतर कंपन करते हैं, जिससे संपीड़न और विरल उत्पन्न होता है, अतः ये अनुदैर्ध्य तरंगे। क्वेश्चन है दोस्तों, गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की सतह पर औसतन कितना मापा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। पृथ्वी की सतह पर जी का मान 9.8 होता है। जी का मान ध्रुव पर कितना होता है दोस्तों? सबसे अधिक होता है चंद्रमा पर 1/6 होता है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, मोटर वाहन के पीछे आ रहे यातायात को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो इसका उत्तल दर्पण सही आंसर हो जाएगा। अवतल दर्पण गाड़ी के हेडलाइट में। ठीक है दोस्तों, और समतल दर्पण दाढ़ी वाड़ी बनाने वाला में। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कह रहे हैं, कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय और स्वच्छ स्रोत है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सौर ऊर्जा। ठीक है, एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, कोयला एक जीवाश्म ईंधन है, याद रखेंगे कोयला जीवाश्म ईंधन है। अब देखते हैं दोस्तों, रात में तारों का टिमटिमाना किस भौतिक परिघटना का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायुमंडल का अपवर्तन काल। ठीक है, हीरा का चमकना प्रकाश के प्रकिरण के कारण होता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कब होता है? जब कोई प्रिज्म से गुजरता है प्रकाश, तो वो क्या करता है? विक्षेपण होता है। अब प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, हीरा जब चमकता है तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। चलिए हम देखते हैं आगे। क्वेश्चन कह रहा है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो दोस्तों सोडियम क्लोराइड होता है, ध्यान रखेंगे सोडियम क्लोराइड साधारण नमक का नाम है। क्वेश्चन है दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस गुण के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है? तो इसका परमाणु क्रमांक के अनुसार, हेनरी मोजले के आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांकों आवर्त के फलन होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे देखिए, मिश्र धातु पीतल किन दो मुख्य धातुओं का मिश्रण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीतल जो होता है तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। ठीक है दोस्तों, सीसा और टीन मिलके क्या बनाते हैं? सीसा और टीन मिलके
ये किसका मिश्रण है? सीसा और टीन फ्यूज का बनता है, फ्यूज। ठीक है, ये फ्यूज होता है, उसको यूज में लाते हैं, सीसा और टीन मिलकर बनाते हैं। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। शुद्ध अम्लीय विलयन का पीएच कितना होता है? तो 7 से बिल्कुल कम होता है, इस बात को याद रखेंगे। 7 से बिल्कुल बराबर उदासीन हो जाएगा। ठीक है, उदासीन। और यहाँ पे 7 से अधिक अम्ल क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, क्षारीय। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है लोहे पर जंग लगती है, उससे कुल भाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, पहले लोहे का भार बढ़ जाएगा। ठीक है, लोहे पर जंग लगना क्या है? एक ऑक्सीकरण क्रिया है, ये भी याद रखेंगे। हाइड्रेट आयरन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन और नमी को जुड़ने से बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन है आपका, बायोगैस या गोबर गैस का ज्वलनशील घटक घटक कौन सी गैस है? ये आपका हो जाएगा मीथेन, CH4। ठीक है, बायोगैस का अपशिष्ट अवायु अवघटन से बनती है, जिसका मुख्य घटक मीथेन है, जिसमें 55 से 75% है। ये बिना धुएं का नीली लॉस जलती है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कार्बन का सबसे कठोर प्राकृतिक स्तरीय प्रूफ कौन सा है? तो ये आपका हीरा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ग्रेफाइट भी कार्बन का अप्रूफ है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है रसोई गैस में सिरका में कौन सा कार्बनिक अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में दोस्तों याद रखेंगे एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल आपका मिल्क में पाया जाता है। ठीक है, साइट्रिक अम्ल आपका नींबू में पाया जाता है। ठीक है, खट्टे पदार्थ में। टार्टेरिक अम्ल आपका इमली में पाया जाता है। ठीक, अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो ये कृत है, इसको याद रखेंगे। और इंसुलिन आपका थायराइड ग्रंथि के लिए काम करता है, और अग्नाशय से स्त्रावित होता है इंसुलिन। और आयोडीन थायराइड ग्रंथि के कंट्रोल में काम करता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। लाइसोसोम आत्महत्या का थैली कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें विषाक्त पदार्थ होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है मानव शरीर में रक्त और शक्कर बनने में कौन सा विटामिन मुख्य उत्प्रेरक का कार्य करता है? विटामिन के। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, जिसका रासायनिक नाम हाइड्रोक्विनोन होता है। ये प्रोथ्रोम्बिन नामक रक्त जमने में ब्लड को जमने में मदद करता है। ठीक है दोस्तों, इसके विटामिन के कमी हो जाएगा, रक्त स्त्राव नहीं रुकेगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड होता है, और विटामिन डी का थायमीन होता है। ठीक है दोस्तों, इसका रेटिनॉल होता है रासायनिक नाम, याद रखेंगे। ठीक है, विटामिन ए का नाम रेटिनॉल। कौन सा घातक रोग जीवाणु के संक्रमण से होता है? इसको याद रखेंगे, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, एड्स आपका विषाणु से होता है, पोलियो विषाणु से होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन पर है सहवानी पौधे में जल और खनिज लवणों के परिवहन में किस ऊतक के द्वारा होता है? तो ये आपका जाइलम के द्वारा होता है। ठीक है, याद रखेंगे, जाइलम जल ले जाएगा और फ्लोएम खाद्य पदार्थ ले जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पाद में कौन सी वायुमंडलीय मुक्त होती है? वायुमंडल में मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पाद के रूप में कौन सी गैस वायुमंडल में मुक्त होती है? ये आपका प्रकाश संश्लेषण होगा तो ऑक्सीजन निकलेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 84 नंबर, रक्त शर्करा के नियंत्रण को स्थिर करने वाले इंसुलिन कहाँ निर्माण होते हैं? इंसुलिन आपका अग्नाशय में निर्माण होता है। अभी थोड़ा देर पहले बताए थे आपको।